सब पहले तो ये बताइए कि ये जो हमजा शहबाज साहब के ओथ का मसला था, वो तो बिल्कुल पार्टी फंडिंग केस बन गया, लटक गया है। तो अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? वो आरिफ अलवी साहब तो तैयार नज़र नहीं आते। जी बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। साहब साहब ये बड़ी तकलीफ सिचुएशंस हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो आइन बनाने वाले थे, जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि इस आइन पे अमल दरामद शायद हम जैसे लोगों से होना है और किस तरह के लोग आएंगे। तो उन्होंने तो बड़ी सीधी सीधी सिचुएशंस के लिए आइन बनाया और इस खलूस और इस नीयत के साथ कि जो भी आइनी ओहदे पे होगा वो इसमें लिखे हुए हर लफ्ज़ की जो तत्हीर है और उसका जो तकद्दुस है उसका ख्याल करेगा। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह चली है कि लोग अपने ज़ाती मुफाद के लिए या पार्टी वाबस्तगी और अपने कायद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आइन को भी भूल बैठे हैं। सदर मुमलिकत को लाहौर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, जो कि उन्होंने परसों जारी किया था, उन्होंने बड़ी, मैं कहता हूँ कि जुडिशल रेस्ट्रेंट का को एक्सरसाइज करते हुए बड़े खूबसूरत तरीके से हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये आइनी सरबराह हैं हमारी रियासत के, तो हमें ये उम्मीद है कि सदर मुमलिकत सूबह पंजाब की सूरत हाल को देखते हुए कि 21 रोज से यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वजीर आला और काबीना से महरूम है, और आज इलेक्ट हुए वजीर आला को कई रोज हो चुके हैं और उनको सिर्फ हल्फ ना मिलने की वजह से काम करने की इजाजत नहीं है, तो ये 24 घंटे में इस मामले को दुरुस्त कर दिया जाएगा और वो अपनी दानिश के मुताबिक किसी आईनी ओहदेदार को मुकर्रर करेंगे कि वो ये ओथ ले ताकि सूबे में जो निज़ाम हुकूमत है वो कायम हो सके। अभी आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बुनियाद पे उनके खिलाफ जाएंगे अदालत, या कि किसी और ग्राउंड पे? जी साफी साहब, आधा काम उन्होंने किया। उन्होंने फौरी तौर पे, शायद उन्हें उस वक्त एडवाइस उनके अपने स्टाफ की थी या उनके जो लीगल कंसल्टेंट है ऑफिशियली अपॉइंटेड, वहां पे उन्होंने फौरी तौर पे कोर्ट ऑर्डर को रिफर करते हुए वजीर आजम से तजवीज़ मांग ली और वजीर आजम ने अपने आइनी इख्तियारात के तहत चेयरमैन सेनेट का नाम भी तजवीज़ कर दिया, मुकाम और जगह भी तजवीज़ कर दी। उसके बाद कुछ मुशावरत के लिए लोग आए जो कि उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो उसके बाद से अब तक खामोशी है और इस बात को अभी मजीद 24 घंटे गुजर गए हैं। ये हालांकि गवर्नर साहब ने तो अपने आप को या गवर्नर साहब बीमार भी हो गए थे सदर साहब की तरह, तो फिर क्या रुकावट बनी बीच में? गवर्नर साहब ने तो यूं समझिए ना कि उन्होंने तो मन्नो अन जो है आर्टिकल 255 के तहत अपने आप को गैर हाजिर कर दिया। सदर साहब को मेरे ख्याल में जो मशवरा देने वाले कल साहिबान 2 गए थे, उसके बाद सदर साहब खामोश हो गए और फिर आपने देखा होगा कि वज़ीर आला ने भी कहा कि हम सदर साहब से तवक्को रखते हैं कि वो रियासत के सदर हैं, वो किसी पार्टी चेयरमैन के गुलाम ना बने। तो अभी ऑप्शंस 2 हैं। ये कल उनके पास कौन गए थे? क्योंकि परसों तो उन्होंने उस दिन बीमार नहीं हुए और 3 वज़रा से हलफ ले भी लिया। जी जी, कल की जो आपके मीडिया की खबर थी कि डॉक्टर बाबर अवान साहब और साबिक वजीर फवाद चौधरी साहब उनसे मिले और फिर उसके बाद वो बनी गाला भी गए, उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की। ये बड़ी बदकिस्मती की बातें हैं जी। जो आईनी अमूर में हमें कहीं पर रुक जाना चाहिए और इस हद तक नहीं जाना चाहिए। जो तमाशा कौमी असम्बली में हुआ, जो काम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने किया और फिर जो अदालत ने जिस तरीके से और जिस जुर्रत के साथ उस मामले को सुलझाया, वो भी सबके सामने इन्हें समझ जाना चाहिए। लेकिन तारड़ साहब, ये तमाशा कुछ ऐसा लगता है कि हर तरफ से यकसा हो रहा है। अब आप लोगों को हुकूमत मिल गई तो आपने अपनी पार्टी की सारी लीडरशिप को, जो मुख्तलिफ केसों में मुलजिम हैं, उनको तो ECL से निकाल दिया। तो ये भी क्या, इस लिहाज से तो PTI और आप लोगों का रवैया एक जैसा नज़र नहीं आता? साबिर साहब, आपने अच्छा किया मुझसे ये पूछ लिया। काबीना ने अपनी पहली मीटिंग में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, क्योंकि ये मुस्तफ़ा इम्पैक्ट से एक केस था जिसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के सारे इख्तियारात और मामलात हैं वो काबीना ने चलाने होते हैं और काबीना के पास इख्तियार है कि वो अपनी सब कमेटी बना दे। तो ECL के हवाले से काबीना की सब कमेटी जो थी वो तहलील हो गई थी पिछली काबीना के टूटने के बाद।
हाँ तो जी। उन्होंने चार वज़रा पे मुश्तमिल कमेटी बनाई, और मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये अर्ज कर दूं कि उनमें से एक ऐसे वजीर नहीं है जिनके खिलाफ कोई किसी किस्म का मुकदमा ज़ेरेज़ हो या उनका नाम कभी ECL में आया हो या आने के लिए रिकमेंड किया गया। तो बतौर वजीर कानून मुझे उसकी सरबराही सौंपी गई। सरदार अयाज सादिक साहब, जनाब नवीद कमर साहब और मौलाना असदुर रहमान साहब जो हैं, ये उसके वफाकी वज़रा हैं, उसके मेंबरान हैं। सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी दाखिला उसमें स्पेशल इनवाइटीज हैं हमें प्रोफेशनल इनपुट देने के लिए। साफी साहब, जब हमने ECL की जो पेंडिंग अपीलें और उसका रिकॉर्ड मंगवाया, यकीन मानिएगा लोगों के नाम 2008, 2007, 2009 के सालों से, यानी कि उस अशरे के भी लोगों के नाम पड़े हुए हैं, और उनको सफर की पाबंदियां उन पे, लोग उनमें से अपाहज हो गए हुए हैं। हमने रिप्रेजेंटेशंस देखी कि बच्चों की रिप्रेजेंटेशन है कि हम दो ही भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है, दोनों हम कारोबार के सिलसिले में लंदन में हैं, वालिद का नाम ECL में है, वो किसी बैंक में मुलाजमत करते थे, उनके हमराई मुल्ज़म मिल नहीं रहे, वो ने फालिज हो गया, हमें उन्हें लाने के लिए इजाजत दे दे, लेकिन वो वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं 7-7 साल से। आर्टिकल 15 आइन का कहता है कि जो नकलो हमल का हक है, ये बुनियादी आईनी हक है, आप किसी को रोक नहीं सकते मुल्क से जाने और आने के लिए, सब्जेक्ट टू लॉ है। लॉ ये तो नहीं कहता कि आप ताहयात पाबंदी लगा दें, ना किसी को सजा हुई, ना ये किसी का कोर्ट ऑर्डर है। ये जितने नाम ECL में पड़े, जिनके आपने नाम लिए और जिनकी मिसालें मैं दे रहा हूँ, इनके नाम अदालतों ने नहीं डाले, इनके नाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने डाले। वो काला कानून जो कि कॉलोनियल दौर की याद ताजा करता है। नहीं तो उन आम लोगों को आप लोगों ने निकाल दिया, उनके नाम निकाल दिए, या कि सिर्फ अपनी लीडरशिप की निकाल दिया? मैं अर्ज करता हूं, हमने एक सूरत, हमारे पास एक ऑप्शन तो ये थी कि हम भी वो ताबेदारी करते जो ताबेदारी पिछली सियासी हुकूमत करती रही है कि सिर्फ अपने फायदे के काम करो और अपने मुखालफों को रगड़ा दो। हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि उसके हम रूल्स अमेंड करते। तो हमने सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी दाखिला की मुशावरत से, मैं खुद वकील हूँ, 1997 से लेके आज तक 20 जजमेंट्स आई जब ये एक ट्रेंड शुरू हुआ कि ECL काला कानून है। और आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने तो कुछ वो ब्लैक लिस्ट और पासपोर्ट कंट्रोल वाला लॉ सेटिसाइड कर दिया जनवरी 2022 में। हमने वो रूल्स अमेंड किए और उसमें ये नए रूल्स शामिल किए कि 4 माह से ज्यादा किसी का नाम ECL में नहीं रहेगा, मासवा उन लोगों के जो कि एंटी स्टेट, रियासत मुखालिफ मुकदमात या टेररिज्म या जासूसी के मुकदमात, सेंसिटिव नौयत के मुकदमात या एंटी नारकोटिक्स मंशियात और वो जो इमिग्रेशन एक्ट के जाली पासपोर्टों वाले कारोबार करते हैं, उनके अलावा बाकी तमाम कैटेगरीज जो हैं वो 4 माह के लिए उनके नाम रहेंगे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं करती या मुकदमे का फैसला नहीं करवाती तो वो फिर 90 रोज की एक्सटेंशन मांगेगी, जो कि हर तरह के मिलते जुलते साहब मोहसिन दावड़ का 4 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया है, और अभी तो हम सुन रहे थे कि आप लोग उनको वजीर भी बना रहे हैं, तो अपने लोगों के निकाल रहे थे, तो उनका नाम क्यों नहीं निकाला? मैं अर्ज करता हूँ, मैंने जैसे कहा कि 2 कैटेगरीज ऑफ केसेस हैं, उसमें ECL कानून जो है वो 2 तरह के मुकदमात को डील करता है। एक है वो जो उन्होंने कहा कि ये एंटी टेररिज्म, रियासत मुखालिफ केसेस, नारकोटिक्स वाले वो जराइम हैं। दूसरे है जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, ये रोजमर्रा के क्राइम्स, बैंकिंग ऑफेंसेस, कर्जों वाले मामलात हैं। वो 2 कैटेगरीज है। अब उसके लिए हमें एक्ट में तरमीम भी करना है और रूल्स को भी कैबिनेट में दोबारा लेके जाना है। मैं तो खुद समझता हूँ कि जो शख्स मुंतखब रुकन पार्लियामेंट है और उसकी अपनी फॉलोइंग है, उसको लाखों लोगों ने इलेक्ट किया है अपने हल्के की आवाज उठाने के लिए, कितनी ये अजीब बात है कि आप उस पर पाबंदियां और कदरे लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये मुल्क से बाहर नहीं जाएगा और आएगा नहीं। मैं तो, अगर आप मेरी जाती राय लेंगे, मैं तो ह्यूमन राइट्स का और फंडामेंटल राइट्स का मानने वाला और उसका दाई हूं। मैं तो समझता हूं कि ये कानून सरीहन गलत कानून है। किसी हद तक इसको होना चाहिए, इस हद तक कि जहां पे एक्सट्रीम अर्जेंसी के केसेस हों, आपको लगे कि ये बंदा जाएगा तो वापस नहीं आएगा, आप उसको रोके, लेकिन उसके बाद हमेशा आपको केस को एग्जामिन करना चाहिए जब तक अदालत हुक्म ना दे, सेटिस्फाई होकर कि आप वाकई मुकदमे की जो प्रोसीडिंग्स के लिए इस शख्स को आप रोके, कहीं ये हैम्पर ना करे।
किसी शख्स को इनडेफिनेटली आप ECL में नहीं डाल सकते, ना डाला जा सकता है। और यही रवायत और यही कानून है हमारे इस खित्ते के मुबालिक में। अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ नहीं सीखा माजी से।